अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में बेवर्ली हिल्स नाम का एक शहर है। इस बेवर्ली हिल्स में एल्म ड्राइव नाम की एक सड़क पर 722 नंबर का मकान था। यह मकान एक शानदार मैंसन था। इस मकान में जोजे मेनेंडेस अपनी पत्नी मैरी लुइस मेनेंडेस और अपने दो बेटों एरिक और लॉयल मेनेंडेस के साथ रहा करता था। तारीख थी 20 अगस्त, साल था 1989। रात के लगभग 10 बजे का वक्त हुआ था जब यह मैंसन गोलियों की तेज आवाज़ से गूंज उठा। एक के बाद एक आती शॉटगन से दागी जा रही गोलियों की तेज आवाज़ से पूरा मोहल्ला सहम गया था। आनन फानन में पुलिस आ गई। जब पुलिस की गाड़ियां आकर इस मैंसन के बाहर रुकी तो फिर डरे और घबराए हुए पड़ोसी अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत कर पाए। जब पुलिस मैंसन के अंदर गई तो पुलिस वालों का सामना एक बहुत ही भयानक मंजर से हुआ। 45 वर्षीय जोजे मेनेंडेस और 47 वर्षीय मैरी मेनेंडेस की लाशें ड्राइंग रूम के फर्श पर पड़ी हुई थी। बड़ी बर्बरता से इन दोनों का कत्ल किया गया था। जोजे को 10 बार गोलियां मारी गई थी और मैरी को 6 बार गोलियां मारी गई थी। कत्ल का हथियार शॉटगन होने की वजह से इन दोनों के शरीर में बड़े बड़े छेद हो गए थे। इनमें से कुछ छेद तो इतने बड़े थे कि इंसान की मुट्ठी भी आर पार हो सके। जोसे के सर के पिछले हिस्से में एक गोली मारी गई थी और मैरी की लाश तो पहचानने में ही नहीं आ रही थी। इनके दोनों लड़के एरिक और लॉयल घर के बाहर साइडवॉक पर एक दूसरे को पकड़कर बैठे हुए थे और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा गहरे सदमे में थे। ये दोनों इतना ज़्यादा परेशान थे कि इनको होशो हवास की नहीं था। बीच बीच में दोनों अचानक दहाड़े मारकर रोने लगते थे। जब पुलिस वालों ने इन दोनों लड़कों की ऐसी हालत देखी तो उनका दिल भी पसीज गया और आखिरकार पुलिस वाले प्रोटोकॉल तोड़कर इन दोनों बच्चों को दिलासा देने लगे। लेकिन पुलिस के लिए मैरी और जोसे मेनेंडेस के कातिलों को ढूंढना और इस केस को सुलझाना लगभग असंभव होने वाला था। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की जो हमारी कहानी है इसमें कई मोड़ हैं और ये केस अमेरिका में कई सालों तक बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा था। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि मरने वाले मैरी और जोसे मेनेंडेस आखिर कौन थे। जोसे मेनेंडेस क्यूबा में पैदा हुआ था। 16 साल की उम्र में अमेरिका चलाया और यहाँ आकर इसने सदर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना शुरू कर दिया। यहीं पर इसकी मुलाकात मैरी लुइस किटी से हुई थी। मैरी लुइस ने एक प्रतियोगिता में ब्यूटी क्वीन का खिताब जीता था। 1963 में इन दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद ये दोनों न्यूयॉर्क में जाकर रहने लगे। यहाँ जोसे मेनेंडेस ने क्वींस कॉलेज से अकाउंटिंग की डिग्री ली थी। इस दौरान जोसे एक कंपनी में काम करता था और मैरी टीचिंग का काम किया करती थी। 1968 में जब इनका पहला बेटा लॉयल पैदा हुआ तो मैरी ने टीचिंग का काम छोड़ दिया और बच्चे की देखभाल करने के लिए घर में ही रहने लगी। फिर ये 1970 में न्यू जर्सी चले गए और वहाँ इनका दूसरा बेटा एरिक पैदा हुआ। जोसे मेनेंडेस काफ़ी ज़्यादा मेहनती था और अपने काम को बड़ी गंभीरता से लिया करता था। इसने कामयाब होने के लिए कड़ी मेहनत करी थी। इसने अकाउंटेंट के तौर पर अपना काम शुरू किया था। फिर ये 8वीं सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म का हेड बना था। फिर ये हार्ट्स कॉरपोरेशन का वाइस प्रेसिडेंट जनरल मैनेजर बना। 1968 में ये लोग बेवर्ली हिल्स आ गए और यहाँ इसने इंटरनेशनल वीडियो इंटरटेनमेंट नाम की कंपनी में CEO के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। ये वही कंपनी थी जिसने रैम्बो फिल्म सीरीज का निर्माण किया था। बेवर्ली हिल्स आने के बाद जोसे मेनेंडेस ने जो मैंसन खरीदी थी इसमें इसके पहले माइकल जैक्सन और एल्टन जॉन रह चुके थे। जोसे मेनेंडेस निजी जिंदगी और कामकाज दोनों में बहुत ज़्यादा सख्त था। ये काम करना भी जानता था और दूसरे लोगों से काम करवाना भी जानता था। जोसे मेनेंडेस की दिली हसरत थी कि इसके दोनों लड़के इससे भी बड़ा मुकाम हासिल करें। लेकिन इसके जो दोनों लड़के थे ये दोनों पढ़ाई में तो ठीक नहीं थे, लेकिन एरिक टेनिस खेलने में अच्छा था। कत्ल से 2 हफ्ते पहले एरिक जूनियर नेशनल टेनिस चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट भी हुआ था। तो अब कत्ल की तहकीकात शुरू हो चुकी थी और पुलिस को ये पता नहीं था कि ये किसका काम है या फिर कत्ल के पीछे क्या वजह है। कत्ल के समय ये दोनों लड़के घर में मौजूद नहीं थे। दोनों लड़के कत्ल के बाद आए थे। ये सिनेमा घर में बैटमैन नाम की एक फिल्म देखने गए हुए थे। वहाँ से जब ये घर लौटे तो इनको घर में ये मंजर मिला। अब समस्या ये थी कि घर में ज़बरदस्ती घुसने का कोई नामो निशान नहीं था और कत्ल के बाद किसी को घर से बाहर भागते हुए भी किसी पड़ोसी ने नहीं देखा था। तो पहला सुराग जो पुलिस को मिला वो ये था कि इन दोनों मरने वाले लोगों के घुटनों में गोली मारी गई थी और यहाँ का जो माफिया था उसका यह सिग्नेचर था कि वो अगर किसी को मारता था तो मरने वाले के घुटनों में गोली ज़रूर मारता था। इसके अलावा बात यह थी कि कत्ल में शॉटगन का इस्तेमाल हुआ था और यहाँ का जो माफिया था शॉटगन उसका पसंदीदा हथियार था। तो पुलिस ने पहली धारणा यह बनाई कि पैसों के लिए या फिर किसी और वजह से माफिया ने ही इन दोनों का कत्ल कर दिया है।
या फिर हो सकता है कि इंटरटेनमेंट बिजनेस की किसी दुश्मनी की वजह से ये काम हुआ हो, किसी ने इनकी सुपारी दी हो। और कत्ल में जिस तरह की बर्बरता हुई थी, उससे भी यही जाहिर हो रहा था कि ये किन्हीं पेशेवर और बेरहम कातिलों का ही काम है। तो पुलिस ने सबसे पहला जो काम किया वो ये था कि पुलिस ने इन दोनों लड़कों एरिक और लॉयल को अपने बयान देने के लिए बुलाया। ये एक रूटीन प्रोसीजर था। तो इन दोनों लड़कों ने बताया कि अपने माता पिता से बताकर शाम के वक्त फिल्म देखने के लिए गए थे। फिल्म देखने के बाद सेंटा मोनिका सिविल ऑडिटोरियम में टेस्ट ऑफ एले नाम के एक फेस्टिवल में गए। वहाँ से जब ये लौटे तो घर में सब कुछ हो चुका था। किसी पड़ोसी ने गोलियों की आवाज़ सुनकर पुलिस को फ़ोन कर दिया था और इनके घर वापस लौटने के कुछ ही देर बाद पुलिस भी यहाँ पर आ गई। लेकिन इन दोनों का इंटरव्यू लगभग 20 मिनट का ही हो पाया था, क्योंकि ये अपने बयान देते हुए काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए थे। तो पुलिस वालों ने इनसे सहानुभूति जताई और इनको घर भेज दिया। पुलिस वालों ने इनसे ये भी कहा कि घबराओ मत, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। अगर तुमको कोई दिक्कत हो तो हमसे बताना, हमसे जो मदद हो सकेगी हम करने की कोशिश करेंगे। तो जब फ्यूनरल रखा गया तो फ्यूनरल भी काफ़ी ज़्यादा भावुक था। लॉयल ने फ्यूनरल में अपने पिता के जूते पहन रखे थे और आधे घंटे के इसने भावनात्मक स्पीच दी। इसने अपने माता पिता की तारीफ़ें की, अपने और माता पिता के गहरे रिश्तों के बारे में बताया। इसने बताया कि कैसे इसके माता पिता इन दोनों लड़कों की हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा किया करते थे। कैसे भी बात हो, इन दोनों के माता पिता हमेशा इन दोनों के साथ खड़े रहते थे। लॉयल ने यह भी बताया कि कैसे एक बार एरिक को अच्छे ग्रेड्स न आने की वजह से स्कूल से निकाला जा रहा था, तब इसके पिता ने स्कूल जाकर कितनी ज़्यादा मिन्नतें की थी। लॉयल ने वादा किया कि वो अपने पिता की उम्मीदों को पूरा करके दिखाएगा, वैसा बनेगा जैसा इसके पिता इसको बनाना चाहते थे। हर कोई इन बच्चों पर दया और सहानुभूति दिखा रहा था। इधर पुलिस अपने काम में जुट गई थी। जब ये खबर मीडिया में आई तो हर तरफ हड़कंप मच गया। हर जगह अखबारों, टीवी, रेडियो, हर जगह बस इसी खबर की चर्चा हो रही थी, क्योंकि जोजे मेनेंडेस एक बड़ा और मशहूर नाम था। अब पुलिस से भी इस बारे में तमाम तरह के सवाल किए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने चुप्पी साध रखी थी, क्योंकि पुलिस के पास देने लायक कोई जानकारी ही नहीं थी। खैर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जोजे मेनेंडेस के बारे में पुलिस ने जानकारी खंगालना शुरू किया। क्या जोजे मेनेंडेस का माफिया से कोई संबंध था? क्या इसके पहले माफिया की तरफ से जोजे मेनेंडेस को कभी धमकी मिली थी? किस किस इंसान से जोजे मेनेंडेस की दुश्मनी थी और किसको जोजे मेनेंडेस की मौत से फ़ायदा हो सकता था? इन सारी चीज़ों का पता लगाया जाने लगा, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। कत्ल का हथियार भी अब तक पुलिस को नहीं मिल पाया था, और कत्ल के पीछे क्या वजह थी, किस वजह से इन कत्ल को अंजाम दिया गया था, इसका पता भी पुलिस को अब तक नहीं चल पाया था। जबकि पुलिस ने इस केस में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, क्योंकि ये केस एक बहुत ही मशहूर केस था। तमाम लोगों से पूछताछ करी गई थी, तमाम लोगों के बयान दिए गए थे, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया था। साथ ही साथ पुलिस को यह भी आशंका थी कि अगर माफिया ने कत्ल किए हैं तो हो सकता है कि माफिया इन दोनों लड़कों एरिक और लॉयल पर भी हमला करते। इस वजह से पुलिस ने इन दोनों लड़कों पर भी अपनी नज़र बना रखी थी। लेकिन निगरानी के कई महीनों बाद पुलिस को इन दोनों लड़कों का बर्ताव ही काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। इन महीनों में ये दोनों लड़के अपने पिता की दौलत को पूरे जोर शोर से उड़ाने में लगे हुए थे। लॉयल ने कत्ल के कुछ ही दिनों बाद एक स्ट्रीट कैफ़े और एक रेस्टोरेंट खरीद लिया था। इसके अलावा एक जीप खरीदी। एरिक ने एक फुल टाइम टेनिस कोच रख लिया था और एक पोर्स कार खरीदी थी। दोनों ने रोलेक्स घड़ियाँ खरीदी, और कपड़े और जूते की तो कोई गिनती ही नहीं थी। महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना, लड़कियों के साथ महंगी पार्टियाँ करना, जो भी समझ में आए उसको खरीद लेना, यही इन दोनों लड़कों का रोज़ का काम बन गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये दोनों लड़के किसी गम में हों अपने अनाथ होने का, या अपने माता पिता की इतनी भयंकर मौत का ये दोनों लड़के मातम मना रहे हों, बल्कि ये दोनों लड़के ज़रूरत से ज़्यादा मज़ा करने में लगे हुए थे। तो पुलिस वालों को लगा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, और पुलिस को उधर माफिया वगैरह की जांच करके भी कुछ खास जानकारी हासिल नहीं हुई थी। तो पुलिस को लगने लगा कि शायद वो अब तक गलत जगह पर ही निगरानी कर रहे थे, गलत जगह पर ही देख रहे थे। तो फिर पुलिस ने अपना ध्यान इन दोनों लड़कों की तरफ लगाना शुरू किया। पुलिस ने जब इनके बैंक खातों को खंगाला तो पुलिस को पता चला कि इन महीनों में इन लड़कों ने लगभग $7 लाख खर्च कर डाले हैं 1989 के दौर में। तो पुलिस को धीरे धीरे अब लगने लगा था कि कहीं कत्ल में इन दोनों लड़कों का ही तो कोई हाथ नहीं है। तो फिर पुलिस ने इनके रिश्तेदारों से इनके घरेलू मसलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन रिश्तेदारों ने बताया कि इनके घर में लड़ाई झगड़े जैसी कोई बात ही नहीं थी।
इनका पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश था। और रही खर्चे की बात, तो ये दोनों लड़के बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते रहे हैं। पुलिस ने अब इनकी निगरानी करना शुरू किया है, इसलिए पुलिस को ऐसा लग रहा है, ऐसी बातें इनके रिश्तेदारों ने बताई थी। तो पुलिस के हाथ दूसरी धाराओं में खाली थे, अलग से कहीं उनको कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। तो पुलिस ने सोचा कि इसी धारा में क्यों न डुबकी लगाई जाए। तो पुलिस ने इन दोनों लड़कों की गहराई जांचने का निश्चय किया। इसके लिए पुलिस ने एक जाल बिछाया और क्रेग सिनरेली नाम के लड़के को अपना चारा बनाया। अब ये जो क्रेग सिनरेली नाम का लड़का था, ये एरिक का दोस्त था। तो पुलिस ने इसके शरीर पर माइक्रोफोन फिट किया और इसको एरिक के पास भेजा। पुलिस ने इसको समझाया कि ये जाकर एरिक को बातों में फंसाए और किसी तरह से कुछ उगलवाने या कबूल करवाने की कोशिश करे। तो लड़का एरिक के पास गया और जैसा इसको समझाया गया था उसी हिसाब से इसने काम करना शुरू किया। इसने बड़ी देर तक पहले तो एरिक से इधर उधर की बातें करी, फिर काफ़ी देर बाद ये एरिक को घुमाकर कत्ल की बातों में लेकर आया। अब प्लान के मुताबिक ये एरिक से कुछ उगलवाने या कबूल करवाने की कोशिश करने लगा। उधर पुलिस वाले कान लगाए हर बात को बड़े गौर से सुन रहे थे। लेकिन एरिक ने जो बातें बताई उससे पुलिस वालों को पक्का यकीन हो गया कि एरिक और इसके भाई लॉयल का कत्ल में कोई हाथ ही नहीं है। तो पुलिस के पास इसके अलावा कोई और लीड बची नहीं थी और धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ने लगा। 7 महीने बीत गए थे और मार्च का महीना आ गया था। फिर एक दिन अचानक एक पुलिस स्टेशन में जोडलान स्मिथ नाम की एक महिला आती है और पुलिस को बताती है कि ये दोनों कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि एरिक और लॉयल ने ही किए हैं। इन दोनों लड़कों ने अपने पेरेंट्स को खुद मारा है, इस बात के पक्के सबूत इस महिला के पास हैं। अब कौन थी जोडलान स्मिथ और क्या सबूत थे इसके पास? जोडलान स्मिथ की जेरोम ओजाइल नाम के एक आदमी से दोस्ती थी। ये आदमी एक मनोचिकित्सक था। एरिक अपने माता पिता की मौत के बाद दिमागी तौर पर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था, इसलिए वो इस मनोचिकित्सक के पास सेशन के लिए आया करता था, जेरोम ओजाइल के पास। और एक सेशन के दौरान उसने जेरोम ओजाइल के सामने खुद ही अपने माता पिता को कत्ल करने की बात कबूल कर डाली थी। अब ये जो मनोचिकित्सक था जेरोम ओजाइल, इसका जाने क्या शौक था कि अपने मरीजों की बातचीत को चुपके से टेप में रिकॉर्ड कर लिया करता था। और जब एरिक ने इसके सामने अपने माता पिता को कत्ल करने के बाद कबूल करी, तो उस कबूलनामे को भी इसने टेप में रिकॉर्ड कर लिया था। चुपचाप अपने ऑफिस में बैठकर बड़े आराम के साथ इसने एक बहुत ही चर्चित केस को सुलझा डाला था। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि इस टेप के बारे में किसी को बता नहीं सकता था, पुलिस के पास भी जा नहीं सकता था, क्योंकि मरीज की बातों को रिकॉर्ड करना गैर कानूनी था। लेकिन इसने रॉब मारने के लिए टेप जोडलान स्मिथ को सुना दिया था। खैर, जोडलान ने भी आगे कहीं इस टेप के बारे में बातचीत नहीं की। लेकिन फिर 1 महीने बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लड़ाई हुई थी और जोडलान जेरोम से बहुत ही ज़्यादा खफा हो गई थी। ये जेरोम का जितना बड़े से बड़ा बुरा हो सके कर देना चाहती थी। तो यह पुलिस स्टेशन गई और इसने टेप के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया। इसने बताया कि वो टेप जेरोम के ऑफिस में एक तिजोरी में रखा हुआ है। तो पुलिस ने डॉक्टर के ऑफिस पर छापा मारा और पुलिस को टेप मिल जाता है। लेकिन पुलिस जब इस टेप को लेकर जाने लगी तो जेरोम गिड़गिड़ा उठा। इसने पुलिस से कहा कि इस टेप को अभी यहीं पर सुन लो, फौरन ही, क्योंकि कहीं ये बात उन दोनों को पुलिस के पहुंचने से पहले पता लग गई तो वो दोनों लोग मुझे भी मार डालेंगे। तो फिर पुलिस ने इस टेप को सुना। इसमें वाकई एरिक ने कत्ल करने की बात को विस्तार से कबूल किया था। अब ये पक्का सबूत था और सब कुछ साफ हो गया था। तो एरिक को इसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। लॉयन इस वक्त इजराइल में था। 2 दिन बाद जब ये वापस लौटा तो इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के गिरफ्तार होने की खबर जब मीडिया में बाहर आई तो हर काम बच गया। हर कोई इन दोनों लड़कों का इंटरव्यू लेने के लिए बेताब हो गया। जब ये लड़के अपने ट्रायल में कोर्ट में पहुंचे तो ये दोनों बिल्कुल बेफिक्र थे। इन दोनों को पक्का यकीन था कि ये दोनों जल्दी ही रिहा हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों लड़कों की तरफ से लेजली अब्रामसन नाम की वकील को हायर किया गया था। अब लेजली अब्रामसन एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की वकील थी और इस ट्रायल को कोर्ट टीवी पर टेलीकास्ट किया जा रहा था, जिससे दोनों लड़के और भी ज़्यादा मशहूर होते चले जा रहे थे। इसके अलावा अब्रामसन को कोर्ट रूम में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बढ़िया फिल्म का कोई सीन चल रहा हो। तो अब्रामसन ने अपना पक्ष इस बेस पर तैयार किया था कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच जो बातचीत होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए डॉक्टर के टेप्स को सबूत के तौर पर लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये डॉक्टर और पेशेंट के बीच की गोपनीयता का उल्लंघन होगा। और ये बात भी थी कि अगर इन टेप्स को सबूत के तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाता
फिर इस केस में कोई दम ही नहीं बचता था, ये केस पूरी तरह से खोखला हो जाने वाला था। तो अब्रामसन ने इन टेप्स को सबूत के तौर पर रिजेक्ट करवाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी थी और जूरी को 2 साल लगा, फिर भी जूरी ये डिसाइड नहीं कर पाई कि इन टेप्स को सबूत के तौर पर एक्सेप्ट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर इस कहानी में एक मोड़ आता है। मनोचिकित्सक जेरोम ओजाइल ने अपनी कहानी में एक और बात जोड़ दी। इसने कहा कि पहली बार जब एरिक ने इसके सामने गुनाह कबूल किया था तब इसने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, लेकिन जिस वक्त एरिक ने गुनाह कबूल किया उस वक्त इसका भाई लॉयल डॉक्टर के केबिन के बाहर मौजूद था। उसने एरिक को गुनाह कबूल करते हुए सुन लिया था। तो एरिक की बातें सुनकर वो गुस्से में अंदर आया और उसने डॉक्टर को धमकी दी कि अगर डॉक्टर ने इस बात को किसी और को बताया तो वो डॉक्टर को भी जान से मार देगा। इस पर डॉक्टर ने इन दोनों को समझाया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर डॉक्टर के दिमाग में आया कि उसे सबूत के तौर पर इन बात को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। यही सोचकर डॉक्टर ने इन दोनों को समझाना शुरू किया कि अपने गुनाह को रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि अगर भविष्य में कभी तुम पकड़े जाओ तो तुम्हें पब्लिक की सिंपैथी मिल सके। तो अब जब इस बात में धमकी की बात आ गई थी तो टेप्स को सबूत के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगला ट्रायल शुरू होने में 1 साल का वक्त लगा। तो ट्रायल शुरू होने से पहले हर किसी को लग रहा था कि ओपन और शट केस है, ट्रायल शुरू होगा और फौरन इसमें फैसला हो जाएगा। लेकिन इस ट्रायल में लेजली अब्रामसन ने केस का पूरा बेस ही बदल दिया था। इस बार जब दोनों लड़के ट्रायल में आए तो दूसरी तरफ के जो वकील थी उसके समझ में नहीं आया कि ये सब आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि अब्रामसन ने इन दोनों लड़कों को मासूम दिखाने के लिए इनको गोल गले वाले स्वेटर और धारीदार शर्ट पहना रखे थे। अब चूंकि ये ट्रायल टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, इसलिए इन दोनों लड़कों को मेनेंडेज बॉयज़ की इमेज देने के लिए वो ट्रायल के दौरान बार बार करे लगाती और इन दोनों के कंधों को सहलाती। अब ये दोनों लड़के 24 और 25 साल के थे, फिर भी जाने किस तरह से लेजली अब्रामसन ने इन दोनों लड़कों को पब्लिक और जूरी की नज़र में नाबालिगों की तरह बना दिया था। अब इसमें बात ये थी कि ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि इन दोनों लड़कों ने ही अपने माँ बाप का कत्ल किया है, लेकिन सवाल ये था कि आखिर क्यों किया है। क्या महज अपने पेरेंट्स के पैसों को पाने के लिए इन दोनों ने कत्ल किया है या फिर इसमें कोई और बात है। साथ ही साथ ये भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब लेजली अब्रामसन अपना पक्ष किस बेस पर रखेंगी, क्योंकि इस केस में किसी दलील की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। लेकिन लेजली अब्रामसन ने खाली लड़कों की रिब्रांडिंग करने में ही अपना पूरा वक्त नहीं निकाला था, बल्कि वो और भी तैयारी करती रही थी। और जब अब्रामसन ने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया तो सबका दिमाग ठाय ठाय करने लगा। लेजली अब्रामसन ने कहा कि जोजे मेनेंडेस एक पीडोफाइल यानी बच्चों के साथ गलत काम करने वाला इंसान था और वो इन दोनों लड़कों को भी सेक्सुअली अब्यूज़ किया करता था। कोर्ट में इस बात पर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। दूसरी तरफ की वकील भी सख्ते में आ गई, क्योंकि ये किसी तरह साबित ही नहीं किया जा सकता कि किसी को सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है या फिर नहीं किया गया है। एक ही झटके में केस का पूरा रुख ही बदल गया था। अब तक जो बिगड़े हुए अय्यास लड़के थे वो अचानक लोगों की दया का पात्र बनने लगे थे। अब पब्लिक की नज़र में दोनों लड़के ऐसे बनने लगे थे जैसे कोई वैसे हत्यारे ना हो, बल्कि एक खुद सताए हुए लड़के हों। इसके ऊपर जब इन दोनों लड़कों ने अपनी असली कहानी बताई तो हर कोई मानो सांस रोके हुए सुन रहा था। इन दोनों ने बताया कि जोजे मेनेंडेस एक बहुत ही क्रूर और घटिया किस्म का पिता था। बचपन से ही वो इन दोनों लड़कों से बहुत ही ज़्यादा सख्ती से पेश आता था। मारना पीटना, टॉर्चर करना उसके लिए आम बात थी। अगर ये दोनों लड़के कोई छोटी सी गलती भी कर देते तो इनको कड़ी सज़ा दी जाती। इसके अलावा जोजे मेनेंडेस के अफेयर भी थे और इनकी माँ मैरी मेनेंडेस को ड्रग्स और शराब की गहरी आदत थी। वो दिन रात बस नशे में चूर रहती थी और मैरी मेनेंडेस को जोजे मेनेंडेस के कामों के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उसने कभी कुछ नहीं किया था। बचपन से ही इनके घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा दूषित था, जिससे ये दोनों लड़के हमेशा डरे और घबराए रहते थे। तो मोलेस्टेशन की बातें बताते बताते ये दोनों लड़के रोने लगे थे। कत्ल वाले दिन इन दोनों लड़कों ने जोजे मेनेंडेस से कहा कि वो अपने ये सारे गलत काम बंद कर दे, वरना ये दोनों लड़के बाहर जाकर सबको इन कामों के बारे में बता देंगे। तो जोजे मेनेंडेस इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने इन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और धमकी दी कि वो इन दोनों को आज रात ही जान से मार देगा। उसके सर पर खून सवार हो गया था। अब जोजे मेनेंडेस पहले भी इस तरह की धमकियां दे चुका था, इसलिए इन दोनों लड़कों ने अपनी सुरक्षा के लिए चुपचाप एक शॉटगन खरीदकर अपनी गाड़ी में छुपा रखी थी। तो ये दोनों किसी तरह कमरे से निकले, फिर अपनी कार से इन्होंने शॉटगन निकाली
और फिर ये जाकर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जब इनकी गोलियां खत्म हो गई तो ये वापस गए, इन्होंने गोलियां भरी और वापस आकर इन्होंने फिर से गोलियां दागना शुरू कर दी। जान लेने के बाद इन्होंने शॉटगन से छुटकारा पाया, कपड़े बदले और पुलिस के आने का इंतजार करने लगे, क्योंकि इनको लग रहा था कि शॉटगन की गोलियों की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज है, कोई ना कोई पड़ोसी इसको सुनकर पुलिस को फ़ोन कर ही देगा। तो अब इन दोनों लड़कों ने अपने परिवार के बारे में इतनी ज़्यादा भयंकर बातें बता दी थी कि जूरी एकमत नहीं हो पाई और कोई भी फैसला इस केस में नहीं आ पाया। तो जब फैसला ना होने की बात बाहर पब्लिक में आई तो पब्लिक अचानक गुस्से में बौखला गई। टीवी, रेडियो, हर जगह बस यही बात होने लगी कि जब सारे सबूत मौजूद हैं और दोनों ने कबूल भी कर लिया है तो फिर आखिर इस केस में फैसला क्यों नहीं आ पाया। तो अगला ट्रायल जब शुरू हुआ तो पब्लिक का बहुत ही ज़्यादा दबाव था, इसलिए कैमरे वगैरह सब कुछ कोर्ट से हटा दिया गया था। एक बहुत ही सादे और छोटे से कोर्ट में इस केस का ट्रायल किया जा रहा था। इस बार इस ट्रायल को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया जा रहा था। अब इन दोनों लड़कों के खिलाफ जो वकील थी उसने जेल में जहाँ पर ये दोनों लड़के बंद थे वहाँ फ़ोन करके पता लगा लिया था कि लेजली अब्रामसन इन दोनों लड़कों के साथ कितना वक्त बिताती है। तो दूसरी तरफ से जवाब आया था कि रोज़ाना लगभग 4 घंटे। तो अब दूसरी तरफ के वकील को ये पक्का यकीन हो गया था कि ये सब कुछ बस ड्रामा है और इन दोनों लड़कों ने महज पैसा पाने के लिए अपने माँ बाप का कत्ल किया है। और लेजली अब्रामसन ने जानबूझकर बयान में भयंकर बातें डाली हैं, क्योंकि अगर केस में भयंकर बातें आ जाती हैं तो जूरी कंफ्यूज हो जाती है और कोई भी फैसला नहीं हो पाता है। इसके अलावा दोनों लड़के बचपन से ही बदमाश किस्म के थे। उल्टे सीधे काम और अपराध करना इनकी आदत में शुमार था। एक बार इन दोनों ने कई मकानों में ज़बरदस्ती ताला तोड़कर पैसे भी लूटे थे। इस मामले को खुद जोजे मेनेंडेस ने किसी तरह पैसे वगैरह देकर और माफ़ी मांगकर सुलझाया था। ये दोनों लड़के बचपन से ही तरह तरह के अपराध किया करते थे, लेकिन जोजे मेनेंडेस ही था जो इन दोनों को कुछ न कुछ करके बचा लाता था और उस जोजे मेनेंडेस को ही इन दोनों लड़कों ने मार डाला था। फिर जो बात मारने की धमकी देने के विषय में इन दोनों लड़कों ने कही थी, तो जब जोजे मेनेंडेस और मैरी मेनेंडेस की लाश मिली उस वक्त ये दोनों टीवी देख रहे थे और टीवी देखते हुए ब्लूबेरी आइसक्रीम खा रहे थे। तो ये धमकी वाली बात भी मेल नहीं खा रही थी। तो इस बार का ट्रायल का ज़्यादा देर चला नहीं और जूरी ने इन दोनों को 2 उम्र कैद की सज़ा सुना दी। लेकिन जब इन दोनों को जेल भेजा जा रहा था तो लिंडा नाम की एक पत्रकार ने एरिक से पूछा कि क्या तुम्हें किसी चीज़ का पछतावा है। तो एरिक ने कहा कि हाँ। पत्रकार ने पूछा किस चीज़ का, तो एरिक ने बताया कि मुझे अपने पेरेंट्स को गोली नहीं मारनी चाहिए थी बल्कि खुद को ही गोली मार लेनी चाहिए थी। अब इस केस में एक और बात थी। बाद में एरिक और लायल के तो कजिन भी सामने आए थे। इनमें एक लड़का था जिसका नाम था एंडी कार्लो और एक लड़की थी जिसका नाम था डायन वैंडर मोलेन। तो इन दोनों ने बताया था कि एरिक और लायल ने अलग अलग समय पर इन दोनों से अब्यूजिंग की बात को कहा था। जब डायन वैंडर मोलेन ने मैरी मेनेंडेस से इस बारे में बात की तो मैरी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने दोबारा कभी डायन को अपने घर नहीं आने दिया। और ये जो एंडी कार्लो नाम का लड़का था इसने कोर्ट में गवाही भी दी थी, लेकिन इसकी गवाही को नहीं माना गया था क्योंकि आखिरी ट्रायल में जूरी ने इनकी फैमिली हिस्ट्री को ही रिजेक्ट कर दिया था और इनकी फैमिली हिस्ट्री को ट्रायल में आने ही नहीं दिया था। इसके बाद एक और बात आती है। सज़ा सुनाए जाने के 27 साल बाद मेनुडो नाम के बॉय बैंड का एक लड़का सामने आता है और बताता है कि उस समय 80 के दशक में ये 14 साल का था और ये भी जोजे मेनेंडेस का एक विक्टिम था। जोजे मेनेंडेस एक एग्जीक्यूटिव था और ये लड़का उसके साथ ही काम किया करता था। तो इन चीज़ों के आधार पर एरिक और लॉयल रिट्रायल के पिटीशन करते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये दोनों जेल में हैं। इनके बारे में एक और बात थी जो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। जब इन दोनों लड़कों की खबर बाहर आई तो जाने क्यों ये जवान लड़के लड़कियों के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। तमाम लड़कियां थीं जो इन दोनों को चिट्ठियां लिखा करती थीं। तमाम ऐसी भी थी जो इन दोनों से मिलने जेल जाना चाहती थी, कई भी। और दोनों ने जेल में रहते हुए शादियां भी की थी। एरिक ने 1 शादी की थी और लॉयल ने 2 शादी की थी। अब इस केस के बारे में एक अजीब बात यह है कि कत्ल के बाद जब पुलिस पहली बार मेनेंडेज मैंसन पहुंची थी तो वहां एरिक और लॉयल के हाथों पर गन पाउडर की जांच पुलिस ने नहीं की थी। अगर पुलिस ने जांच की होती तो फौरन ही पता चल जाता कि इसमें किसी माफिया वगैरह का कोई हाथ नहीं है, बल्कि इन दोनों ने ही अपने माँ बाप का कत्ल किया है। अब इसके बारे में बात यह आती है कि बेवर्ली हिल्स में औसतन साल में 1 बार कत्ल होता है।
तो इसलिए इनको ज़्यादा ऐसे केसों का अनुभव नहीं होता। अगर इसकी जगह पर न्यूयॉर्क पुलिस होती तो फ़ौरन ही समझ जाती और केस फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।